जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता वहां वो 7 महीनों तक रही। जहां देश के चुने हुए आईएएस लेते हैं ट्रेनिंग, वहां वो फर्जी कागजातों के जरिए खुद को ट्रेनी आईएएस बताकर 7 महीनों तक घूमती रही। देश के नामी आईएएस प्रशिक्षण संस्थान के अंदर वो कैसे पहुंची? यह कहानी बेहद सनसनीखेज है। कहानी है देश के लिए कुशल आईएएस अधिकारी तैयार करने वाली संस्था की, उस आईएएस प्रशिक्षण संस्थान की जहां देश के चुने हुए आईएएस अफसर ट्रेनिंग लेते हैं। लेकिन उन्हीं अफसरों के बीच पिछले 7 महीने से फर्जी तरीके से रह रही थी एक लड़की, और किसी को इस बात की भनक तक नहीं थी। ये है उत्तराखंड के मसूरी में बना आईएएस प्रशिक्षण संस्थान लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी। यहां देश के चुने हुए आईएएस अफसरों की ट्रेनिंग होती है। यहां चप्पे चप्पे पर कड़ा पहरा है। बिना इजाजत के इस संस्थान के अंदर किसी का भी दाखिल होना नामुमकिन है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतनी सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद यहां पिछले 7 महीनों से एक लड़की फर्जी तरीके से रह रही थी। खुद को ट्रेनी आईएएस अफसर बताकर संस्थान में बेरोक टोक घूम फिर रही थी। और जब एक रोज वो अचानक गायब हुई तो सामने आई उसके फर्जीवाड़े की ऐसी कहानी कि जिसने पुलिस से लेकर सरकार तक सभी के होश उड़ा दिए। रूबी चौधरी, जी हां, यही वो लड़की है जिस पर आरोप है कि ये पिछले 7 महीनों से मसूरी के लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी में फर्जी तरीके से रह रही थी। आरोप यह है कि ये खुद को ट्रेनी आईएएस बताकर संस्थान के हर हिस्से में घूमती फिरती थी। और हैरानी की बात यह थी कि किसी को भी इसकी असलियत का पता नहीं चला। रूबी चौधरी ने कोई आईएएस की परीक्षा पास नहीं की थी। बावजूद इसके वो आईएएस एकेडमी में पिछले 6 महीने से अधिकारी बनने का प्रशिक्षण ले रही थी। इस बात का खुलासा तब हुआ जब एकेडमी के ही एक सुरक्षा गार्ड ने एक याचिका दायर कर कहा कि यहां एक महिला फर्जी आई कार्ड दिखाकर रह रही है। जांच में पता चला है कि रूबी चौधरी सितंबर 2014 से आईएएस प्रशिक्षण संस्थान में रह रही थी, लेकिन 27 मार्च 2015 को वो अचानक वहां से गायब हो गई। उसके गायब हो जाने के बाद जब उसके कमरे की तलाशी ली गई तो वहां से सुरक्षा अधिकारियों को प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान AIT नैनीताल की तरफ से जारी एक पहचान पत्र मिला, जिसमें रूबी को SDM दिखाया गया था। और उसके बाद ही संस्थान के सुरक्षा अधिकारियों की ओर से पुलिस को मामले की सूचना दी गई। पुलिस रूबी चौधरी की तलाश में जुटी और इसी दौरान खुद रूबी चौधरी सामने आ गई। और अब वो जो सनसनीखेज खुलासे कर रही है वो चौंका देने वाले हैं। इतने लंबे समय तक आप रही, आपको नहीं लगा कहीं कि बेवकूफ बनाया जा रहा है? बिल्कुल बेवकूफ तो बनाया जा रहा था। मैं लगातार आ रही जा रही थी। बेवकूफ तो बिल्कुल बनाया जा रहा था। जब अगर पैसे ही लेके खाने वाली बात थी तो बेवकूफ बनाने, किसी की जिंदगी से खेलना इतना इजी कैसे होगा? रूबी चौधरी का इल्जाम है कि उसे रिश्वत लेकर नौकरी देने का झांसा दिया गया था। और रूबी के इन सनसनीखेज इल्जामों के घेरे में है लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी के डिप्टी डायरेक्टर सौरभ जैन। डिप्टी डायरेक्टर के कहने पे वहाँ गई, सौरभ जैन सर के। उसके बाद वहाँ जॉब देने की बात थी, लाइब्रेरी कॉस्ट की 20 लाख की। और उसके बाद ना वहाँ कोई जॉब मिली, हमेशा ड्रामेबाजी रही, हमेशा इधर उधर की बातें रही। और इसके बावजूद ये कह दिया गया कि आपको जॉब मिलेगी। 18 मार्च को अभी हाल में मेरे पति और मेरे भैया वहाँ गए ये जानने के लिए कि मेरी वाइफ, मेरी बहन यहाँ क्या कर रही है। उसके बाद उन्होंने वहाँ इंक्वायरी की। इंक्वायरी करने के बाद उन्हें पता चला कि यहाँ कोई रिकॉर्ड नहीं है, कुछ नहीं।
मुजफ्फरनगर की रहने वाली रूबी चौधरी के ये इल्जाम बेहद ही सनसनीखेज हैं। रूबी का आरोप है कि अकादमी के डिप्टी डायरेक्टर सौरभ जैन ने उसे नौकरी देने की एवज में 20 लाख रुपयों की रिश्वत मांगी थी। उन 20 लाख रुपयों में से 5 लाख वो उन्हें दे भी चुकी है। जब ये 18 मार्च से सारा मामला सबकी नॉलेज में था एलबीएस के, तो ये पहले रिपोर्ट क्यों नहीं की? वहाँ रूम जो रूम मुझे अलर्ट किया था वो रूम सील कर दिया अकेडमी ने, उसकी रिकॉर्डिंग कर दी। उसकी रिकॉर्डिंग करवाने के बाद ना तो पुलिस को कोई रिकॉर्डिंग दे रहे, ना किसी चीज को कोई रिकॉर्डिंग, ना कोई एप्लीकेशन। मैं वहाँ खुद इज्जत से मुझे वहाँ से भेजा गया, उसके बावजूद पुलिस में कंप्लेन कर रहे हैं इधर उधर की। हर कोई अपने आप को सेफ जोन में खड़ा कर रहा है। रूबी चौधरी का इल्जाम है कि अकादमी के डिप्टी डायरेक्टर सौरभ जैन ने उसे अधिकारी बनाने का झांसा दिया, उससे रिश्वत मांगी। रूबी चौधरी का आरोप है कि सौरभ जैन ने उसे पूरे मामले को दबाने के लिए 5 करोड़ रुपए देने का ऑफर किया था। संस्थान से रूबी के अचानक गायब हो जाने के बाद संस्थान की ओर से पुलिस को शिकायत दर्ज करवाने के बाद पुलिस रूबी की तलाश कर रही थी, लेकिन रूबी का कहना है कि वो कहीं भागी नहीं थी, बल्कि जैसे ही उसे अपने खिलाफ हुई रिपोर्ट के बारे में पता चला, वो खुद ही देहरादून आ गई। अगर अकेडमी ने वो रूम सील किया था तभी पुलिस में कंप्लेन करानी चाहिए थी या नहीं? अगर मैं वहाँ फर्जी तरीके से रह रही थी, उसके बावजूद मैं वहाँ 29 में गई, मेरी रिकॉर्डिंग कराई, उसके बाद कहा मैडम आपकी कोई गलती नहीं, आप जाओ, आप अपना सामान लेके जाओ। फिर उसके बाद 31 तारीख को पुलिस को इन्फॉर्म क्यों कर रहे हैं? अपने बचाव में रूबी चौधरी के पास कई दलीलें हैं, लेकिन सवाल ये है कि देश के एक नामी प्रशिक्षण संस्थान में वो फर्जी आईएएस अफसर बनकर क्यों रह रही थी? किसके इशारे पर उसे 7 महीनों तक संस्थान के अंदर रखा गया? पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। इसमें देखने वाली बात यह है कि पहले उस महिला के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत हुआ और अब उसके द्वारा कुछ कहा जा रहा है, तो उस चीज़ की ये पुष्टि करने की आवश्यकता है कि जो वो महिला कह रही है उसके कथन की बाकी स्रोतों से पुष्टि होती है या नहीं। और अगर उसकी बात जो है वो सही होगी तो निश्चित रूप से उसमें किसी को प्रोटेक्ट करने का किसी का कोई कारण नहीं बनता, ना पुलिस का, ना किसी भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का। उसमें जो भी तथ्य सही होंगे उसके अनुसार कार्रवाई कर दी जाएगी। इसकी गहराई से जांच होगी और दोषी लोगों को दंडित किया जाएगा। पुलिस जांच का हवाला देकर कई सवालों से बचने की कोशिश में है, लेकिन असलियत तो ये है कि ये मामला बेहद सनसनीखेज है। वहीं दूसरी ओर रूबी चौधरी के कमरे से प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान एटीआई नैनीताल की ओर से जारी एसडीएम का जो पहचान पत्र मिला है, उसके बारे में एटीआई का कहना है कि वो पहचान पत्र उनकी ओर से कभी दिया ही नहीं गया। ऐसे में सवाल ये है कि रूबी चौधरी के कमरे से मिले उस पहचान पत्र की असलियत क्या है? इस मामले को हमने सिर्फ प्रेस और मीडिया के माध्यम से ही सुना है कि कोई यहाँ की आईडी लेके मसूरी में टिका हुआ था या टिकी हुई थी, लेकिन उसका न तो हमें ऑफिशियली वहाँ से कोई शिकायत आई है और जब आएगी तो देखेंगे। और प्रथम दृष्टया मुझे कुछ ऐसा कुछ ख्याल नहीं आ रहा कि इस नाम का किसी कोई व्यक्ति, कोई महिला रही हो और उसको आईडी एटीआई ने जारी किया हो, क्योंकि एटीआई सामान्य तौर से भी आईडी जारी नहीं करता है किसी का। एक पहचान पत्र आपके द्वारा बनाया? नहीं, मेरे द्वारा नहीं, वो सौरभ जैन सर ने इशू किया। क्या रोल क्या रखा गया था? क्या ये कहा था कि पोस्ट के लिए वो जो आई कार्ड वहाँ से इशू कराएगा वो फर्जी आई कार्ड है। मैंने उसके लिए 1000 बार ऑब्जेक्शन किया। किस पोस्ट के लिए आपको बोला गया था? पहले वहाँ एक जसप्रीत तलवार मैम है, वो डीडी की पोस्ट पे है, उनका ट्रांसफर होना था। ये कहा कि हम आपको डीडी की पोस्ट पे रखेंगे, ना डीडी की पोस्ट पे रखा ना किसी के। और पैसे लेने की बात थी, 5 लाख रुपए ले चुके, 15 लाख की और बात थी। सवाल कई हैं और जवाबों की तलाश में जुटी है पुलिस। फिलहाल इस मामले की जांच खुद एसपी सिटी के हाथों में है और जांच के घेरे में रूबी चौधरी के साथ साथ लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी के डिप्टी डायरेक्टर सौरभ जैन भी हैं। सनसनी के लिए देहरादून से कमल जगाती के साथ अतुल चौहान की रिपोर्ट। सनसनी। दिल्ली की सड़कों पर होने वाली लूटपाट की वारदात के आपने कई किस्से सुने होंगे, लेकिन यह कहानी दिल्ली में हुई अब तक की सबसे बड़ी लूट की है। कहानी उन लुटेरों की है जिन्होंने महज 10 मिनट के भीतर 25 करोड़ की लूट की वारदात को दे दिया अंजाम। दिल्ली की सबसे बड़ी लूट 10 मिनट में 25 करोड़ की डकैती। दिल्ली की सड़कों पर घूम रहे हैं बेखौफ बदमाश और उन्हीं बेखौफ बदमाशों ने दिया है अब तक की सबसे बड़ी लूट की वारदात को अंजाम।
जी हां, ये दास्तान दिल्ली की सड़क पर हुई 25 करोड़ की डकैती की है। तारीख 31 मार्च 2015, वक्त रात के 12:50। दिल्ली के IGI एयरपोर्ट से 2 कंटेनर निकलते हैं। उन कंटेनर में भरा था एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी का करोड़ों का माल। उन कंटेनर की मंजिल थी नोएडा फेज 2। कंटेनर जैसे ही सरिता विहार इलाके के एक मोड़ पर पहुंचा, पीछे से आ रही एक कार ने कंटेनर का रास्ता रोक दिया। कार में सवार बदमाशों ने चंद सेकंड में कंटेनर के ड्राइवर को अपने कब्जे में ले लिया। राजधानी दिल्ली में लूट की सबसे बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है। करीब 25 करोड़ की इस लूट की वारदात को बुधवार रात करीब 12:30 बजे के बाद इस वारदात को अंजाम दिया गया है। इस अपोलो हॉस्पिटल के पास ये जो कट है, ये सीधा नोएडा की तरफ जाता है, कालिंदी कुंज की तरफ जाता है। और इसी मोड़ पर यह बताया जा रहा है कि एक नामी एक कंपनी है इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम की, जो अलग अलग तरह का इलेक्ट्रॉनिक आइटम बनाती है, उसके 2 कंटेनर जो कि ट्रक में थे, ये जो सारा का सारा सामान था IGI एयरपोर्ट से आ रहा था और कालिंदी कुंज होते हुए इसे नोएडा जाना था। कार में सवार 4 बदमाशों ने चाकू की नोक पर करोड़ों रुपए के इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से भरे कंटेनर के ड्राइवर को डराया धमकाया और फिर उन दोनों कंटेनर में से एक को लेकर वो वहां से फरार हो गए। उस कंटेनर में एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी के मोबाइल के इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स भरे हुए थे, जिनकी कीमत थी 25 करोड़। लूट की इस वारदात के बाद दूसरे कंटेनर के ड्राइवर ने फौरन मामले की इत्तला पुलिस को दी। मामला एक नामी कंपनी से जुड़ा हुआ था और वो भी करोड़ों की लूट का था, लिहाजा पुलिस तुरंत हरकत में आ गई और बदमाशों की तलाश शुरू कर दी गई। पुलिस ने जब छानबीन शुरू की तो पता चला कि कंटेनर में GPS सिस्टम भी लगा हुआ है, जिसे बदमाशों ने वारदात को अंजाम देने के तुरंत बाद बंद कर दिया था। लिहाजा कंटेनर की आखिरी लोकेशन का पता लगाना बेहद मुश्किल हो रहा था। इसी बीच पुलिस को इस केस में मिली एक अहम कामयाबी। पुलिस को पता चला कि जिस कार्गो कंपनी के जरिए ये माल ले जाया जा रहा था, उस कंपनी का एक पूर्व कर्मचारी गायब है, जिसका नाम है प्रमोद कुमार। ये शख्स इससे पहले भी ठीक इसी तरह की लूट की एक और वारदात को अंजाम दे चुका था। इस इत्तला के मिलते ही पुलिस ने प्रमोद की धरपकड़ शुरू कर दी। जल्द ही पुलिस को कामयाबी भी मिल गई और प्रमोद कुमार अपने 3 साथियों समेत पुलिस के हत्थे चढ़ गया। बाद में उसके साथियों की पहचान प्रमोद यादव, सर्वेश और विनोद यादव के रूप में हुई। पुलिस के मुताबिक लुटेरों को पहले से पता था कि 25 करोड़ के सामान से भरा कंटेनर किस रूट से होकर नोएडा जाने वाला है और उसी हिसाब से साजिश के तहत इस लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। पूछताछ के दौरान पता चला कि प्रमोद और सर्वेश ने दिल्ली की इस सबसे बड़ी लूट की पूरी साजिश तैयार की थी और उसे अंजाम देने में उनके 2 बाकी साथियों ने पूरी मदद की। पुलिस ने इन सभी आरोपियों के कब्जे से लूट का पूरा माल भी बरामद कर लिया है। पुलिस इस मामले में जल्द ही आरोपियों को सामने लाकर इस सबसे बड़ी लूट का पूरा खुलासा करने वाली है। वारदात के खुलासे के बाद लुटेरों के नाम सामने आने से उस कंपनी के अधिकारी भी सख्ते में हैं, जिसका 25 करोड़ का माल लुट गया था। मैं इस काम को 2 साल से कर रहा हूँ, लेकिन पहली बार ही ऐसा हुआ कि इतना बड़ा कांड हो गया, तो इसलिए मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कैसे हुआ ये सब। इलेक्ट्रॉनिक सामान की नामी कंपनी के 25 करोड़ के सामान की लूट के मामले को पुलिस ने पूरी तरह से सुलझा लिया है। इस मामले में पुलिस ने कुछ लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है, तो वहीं पुलिस ने अहम सुरागों के बाद रिकवरी भी शुरू कर दी है। पुलिस पूरे 25 करोड़ की रिकवरी जब पूरी तरीके से कर लेगी, उसके बाद 25 करोड़ की रिकवरी को दिखाते हुए, आरोपियों को दिखाते हुए एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। दिल्ली में हुई सबसे बड़ी 25 करोड़ के सामान की लूट की वारदात को पुलिस ने सुलझा लिया है। पुलिस की ये एक बड़ी कामयाबी है। कैमरामैन ललित के साथ अभय पराशर, ABP न्यूज, दिल्ली। वो शख्स शाम को अपने घर से निकला था, लेकिन लौटकर वापस नहीं आया। घर वाले उसकी तलाश में जुटे थे कि दूसरे दिन सुबह रहस्यमय हालत में मिली उसकी लाश। अब पुलिस उसके कत्ल की गुत्थी को सुलझाने में जुटी है। ये तस्वीर है 35 साल के तेजपाल मान की। तेजपाल अब इस दुनिया में नहीं है, उसका कत्ल हो गया है।
किसी ने बड़ी ही बेरहमी से तेजपाल को मौत के घाट उतार डाला है। दिल्ली के अलीपुर इलाके में रहने वाले तेजपाल की लाश उसके ही खेतों में मिली है। उसके जिस्म पर चोटों के कई निशान हैं। गले पर बिजली के तार भी लगाए गए हैं, जिससे जिस्म के कुछ हिस्से जल गए हैं। चोट चाट के निशान भी है, गले पे भी निशान हो रहा है, करंट का तार भी लगा रखा है। अबे तो वे पुलिस वाले बताएंगे कैसे क्या है, गला घोटा है या करंट लगाया क्या किया है। तेजपाल के घर वालों के मुताबिक उसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। तेजपाल की लाश से कुछ ही दूरी पर पुलिस को शराब की खाली बोतलें और ग्लास भी मिले हैं, जिसके आधार पर पुलिस को इस बात का शक है कि तेजपाल के कत्ल के पीछे उसके ही किसी जानकार का हाथ है। कातिल का सुराग लगाने के लिए पुलिस तेजपाल के मोबाइल कॉल की डिटेल्स भी खंगाल रही है। पुलिस का दावा है कि वो जल्द ही उसके कातिल का पता लगा लेगी। सनसनी के लिए दिल्ली से दिलीप बुंदवाल की रिपोर्ट। सनसनी में आज बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार। सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। सनसनी।